Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. स्टेरिलिटी चेक पॉइंट फॉर ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्जरीज। तो ऑन्कोलॉजी सर्जरीज में इन्फेक्शन रेट्स हायर होती है। क्यों होती है, क्या क्या चैलेंजेस है उनमें, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़। तो ये हॉस्ट फैक्टर है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होती है। क्यों? क्योंकि उनको कीमो और रेडिएशन मिली हुई होती है पेशेंट्स को। इसकी वजह से उनकी इम्यूनो पावर कम होने की वजह से इन्फेक्शन रेट्स हाई होती है। दूसरा है टिश्यू एनवायरनमेंट। तो ट्यूमर रिसेक्शन क्रिएट्स लार्ज डेड स्पेस, तो उसमें हेमाटोमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर बैक्टीरियाज। थर्ड होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी पेशेंट को मिलने के कारण उसकी जो वुंड हीलिंग होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से घाव बनने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर वो इन्फेक्शन रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। स्टेरिलिटी चेक पॉइंट इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्जरी इन्वॉल्व लार्ज एक्सपोजर, इम्प्लांट्स जो अपन फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं, एंड लॉन्ग ऑपरेटिव टाइम्स। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI कैन लीड टू इम्प्लांट फेलियर और डिलेड एडजुवेंट थेरेपी। इंट्रा ऑपरेटिव ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसके अंदर अपन चेक पॉइंट्स में बात करेंगे डोर लॉक्स की प्रॉब्लम, लॉन्ग ड्यूरेशन की, लेमिनार फ्लोज के बारे में और ब्लू जोन के बारे में। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे अपन देख सकते हैं कि सर्जरी टाइम 9 o'clock का, उधर 4 o'clock का है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से डोर ओपनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और आजकल अपन मॉड्यूलर ओटी यूज़ कर रहे हैं तो उनमें अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है, लेकिन अगर अपन बार बार डोर ओपनिंग करेंगे तो प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए क्या है, अपने को डोर ओपनिंग सबसे कम करनी है। दूसरा आता है लेमिनार फ्लोर। लेमिनार फ्लोर अपने को पता है कि लेमिनार फ्लोर में यूनिडायरेक्शनल इसका फ्लो चलता है, जो आता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जाता है। तो सीधा जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लेमिनार फ्लो हेपा फिल्टर के द्वारा नीचे आ रहा है पेशेंट के पास में, और फिर डिफरेंट डायरेक्शन से वो वापस रिटर्न डक्ट की ओर जा रहा है और फिर वो वापस AHU पे जाके फिल्टर होकर के, ये एक प्रोसेस होती है जो पॉजिटिव प्रेशर भी मेंटेन करती है। द ब्लू जोन स्टिक adherence to maintain 12 inch distance from sterile field। जो बीच में ये बाउंड्री बनी हुई है ब्लू कलर की जो अपन देख रहे हैं, इसके अंदर नॉन स्टाइल स्टाफ को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको अल्ट्रा स्टाइल एरिया माना जाता है जिसके अंदर पेशेंट की सर्जरी चलती है। तो इसको अपन ब्लू जोन को एक ब्लू पट्टी के द्वारा अलग किया जाता है, जो सभी मॉड्यूलर ओटीओ में होती है। इसके बाद आते हैं प्री ऑपरेटिव चेक पॉइंट्स। क्लोरोहेक्सेडिन पेशेंट को बिफोर नाइट और बिफोर सर्जरी सेम मॉर्निंग अपन डिटॉल, सैवलॉन, इनसे एंटीसेप्टिक से नहाने का बोलते हैं। दूसरा हेयर रिमूवल, हमेशा क्लीपर यूज करना चाहिए, रेजर यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड। क्यों? क्योंकि माइक्रो एब्रेशन दैट हर्बर बैक्टीरियाज, और कई बार पेशेंट को कट लगने के चांसेस भी होते हैं, अगर उनकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। फिर आती है एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। तो इसके अंदर पेशेंट को बिफोर 60 मिनट्स पेशेंट को अपने को एंटीबायोटिक देनी होती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बिफोर शिफ्टिंग टू OT अपन पेशेंट की एंटीबायोटिक है उसको AST करके और प्री ऑपरेटिव रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर वहाँ पे पेशेंट को अपन ये एंटीबायोटिक देते हैं और फिर उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाते हैं। तो वो लगभग 1 घंटे पहले लग जानी चाहिए पेशेंट को। अब WHO की गाइडलाइन है द यूनिवर्सल WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बहुत जरूरी है OT के अंदर होना। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। साइन इन जो होता है वो बिफोर अनेस्थीसिया के इंडक्शन के पहले अपन इसको देखते हैं, और इसके अंदर पेशेंट की साइट, नाम, वर्बली उसकी सारी चीज़ें अपने को कंफर्म करनी होती है। ब्लड अरेंज है कि नहीं है, साइट मार्क हुई है कि नहीं हुई है, पेशेंट NBM है कि नहीं है, पेशेंट को किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट, और दूसरा फिर पेशेंट का अपन को ये देखना है ब्लड वगैरह सब अरेंज होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टाइम आउट सेम चीज़, ये लगभग अपन टाइम आउट के टाइम पे बिफोर इंसिजन इनको कंफर्म करते हैं। भाई टीम मेंबर्स अपना नाम कंफर्म करते हैं, पेशेंट की साइट कंफर्म करते हैं,
एंटीबायोटिक लगी कि नहीं लगी उसको काउंट करते हैं। तो ये चीज़ें अपने को देखनी होती है। एक अपने को एसेंशियल इमेज और पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स वगैरह है कि नहीं है। ऑर्थोपेडिक के अंदर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इमेजेस, जो सीटी स्कैन है, एक्सरे है, पेट सीटी है, तो जो भी एसेंशियल इमेजेस है वो डिस्प्ले होना भी ज़रूरी है। फिर तीसरा अपना आता है साइन आउट। साइन आउट का मतलब ये होता है कि बिफोर क्लोजर अपने को ये चेक करना होता है गॉस काउंट कंप्लीट है कि नहीं है, अपने इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट है कि नहीं है। दूसरा, अपने को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इंट्रा ऑपरेटिव। फिर अपने को ये देखना होगा कि स्पेसिमेन जो निकाला उसको भेजा कि नहीं भेजा। तो ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के अंदर आती है। ये इंट्रा ऑपरेटिव चेकलिस्ट है जो सबसे ज़्यादा अपने को हेल्प करती है पोस्ट ऑपरेटिव के टाइम में। जैसे पेशेंट के कैथेटर डला है तो अपन यहाँ एंट्री कर देते हैं, पेशेंट को अगर ड्रेन डला है तो यहाँ एंट्री कर ली, एनजी ट्यूब वगैरह डली है तो यहाँ एंट्री कर ली, या फिर पेशेंट को अपने किसी भी तरह का इम्प्लांट डाला है या प्रोस्थेसिस डाला है तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। जिससे क्या है कि बाद में जब पोस्ट ऑपरेटिव में जो भी देखते हैं तो वो इंट्रा ऑपरेटिव वाले चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट को क्या दिया गया। ये एक सर्वे हुआ था जिसमें एंड 2 to 9% का सर्वे हुआ था, जिसके अंदर इसके लिए मालूम किया गया था, जिसकी ये चार्ट है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है, इफ़ आई वर हैविंग एन ऑपरेशन आई वुड वांट टू चेकलिस्ट टू बी यूज। इसके लिए 92% लोगों ने 0.6 लोगों ने यस किया था। सर्जिकल स्क्रब एंड गाउनिंग, इसके अंदर अपन बात करें हैंड हाइजीन, डबल ग्लेविंग, स्पेस सूट और बैक रूल और असिस्टेंट गाउनिंग। इसके अंदर आती है हैंड हाइजीन। ओटी के अंदर जो हैंड हाइजीन होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो होती है फोर आर्म की और एक होती है पाम की। तो पहले अपन करेंगे फोर आर्म और हैंड की, फिर उसके बाद पाम वाली करेंगे। तो ये हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद में आती है डबल ग्लेविंग। ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्जरीज में डबल ग्लेविंग बहुत ज़रूरी होती है। उसका सबसे मेन कारण ये होता है कि बोनी शार्प एरियाज होते हैं, उसकी वजह से आपका ग्लव कभी भी पंचर हो सकता है। दूसरा, जब भी आप डबल ग्लेविंग करते हो तो आपको डबल कलर के ग्लव्स पहनने चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है, जैसे ही आपका ग्लव्स पंचर होगा तो दूसरे कलर के ग्लव से आपको पता चला जाएगा, जैसे अपन इस पिक्चर में पता चल रहा है इंडेक्स फिंगर से अपना ग्लव पंचर हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डबल ग्लेविंग, और वो भी डबल ग्लव कलर के अंदर। फिर आता है स्पेस सूट, ऑफन यूज फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, सेल्फ कंटेनेटेड स्टाइल और एनवायरनमेंट फॉर सर्जन एंड पेशेंट फॉर बोथ। तो मोस्टली वी यूज इन रिप्लेसमेंट सर्जरी ओनली। स्किन प्रिपरेशन एंड ड्रिपिंग, इसके अंदर बीटाडिन से अपन पेंट करते हैं, उसके बाद क्लोरोहेक्सेलिन से पेंट करते हैं, तो पेशेंट को डबल प्रिकॉशन हो जाता है। एक आयोवेन ड्रिपिंग आती है और एक अपने डिस्पोजेबल और ग्रीन शीट ड्रिपिंग दोनों चलती है। तो सबसे पहले अपन ड्रिप करते हैं ग्रीन शीट बीटाडिन से करके और ग्रीन शीट से ड्रिप करते हैं। फिर उसके बाद में ये डिस्पोजेबल ड्रिपिंग आती है। फिर उसके बाद में अपन आयोवेन यूज करते हैं, जो स्किन के अगर कोई भी बैक्टीरियाज है तो वो अंदर ना जाए, जिसके लिए आयोवेन अपन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिर उसके बाद आती है 2 वेज स्टेरिलिटी प्रोटोकॉल, क्लीन वर्सेस डर्टी वर्सेस क्लीन। तो ट्यूमर सीडिंग, ट्यूमर सेल्स जो होती है, जब अपन क्या है कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्जरीज में टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, उसका सबसे मेन रीज़न है कि सबसे पहले अपने को ट्यूमर निकालना होता है, उसके बाद अपन इम्प्लांटेशन करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे आपने ट्यूमर निकाला और निकालने के बाद वो दूसरी जगह स्प्रेड ना करे, एक तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, ट्यूमर निकालने के बाद उसके कोई सेल्स वहाँ पर ना रहे। तो इसलिए अपने को डर्टी वर्सेस क्लीन दो तरह की ट्रॉलियाँ करनी होती है। तो सबसे पहले अपन, और इंस्ट्रूमेंट सेग्रीगेशन, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिए हैं, तो यहाँ पे बताया इंस्ट्रूमेंट सेग्रीगेशन के अंदर कि बायोप्सी या ट्यूमर रिमूवल के लिए आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको कंटामिनेटेड मान करके और उनको अलग करना होगा, और वही ट्रॉली को भी कंटामिनेटेड मान करके वो भी आपको अलग करना होगा, और सारा सामान दोबारा से नया यूज करना होगा। तो उसके लिए अपने को ग्लव्स, गाउन वगैरह सब कुछ चेंज करने होते हैं। इसके लिए अपन ने क्या किया, दूसरी ट्रॉली तैयार की है ट्यूमर निकालने के बाद में। तो ये अपनी नई ट्रॉली लगा दी गई है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के गाउन भी चेंज होते हैं, ग्लव्स भी चेंज होता है और ड्रेपिंग भी चेंज होती है, जिससे ट्यूमर सेल्स कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। फाइनल चेक बिफोर इम्प्लांट इंसर्शन, तो सबसे मेन चीज़ है कि जो इम्प्लांट है उसको हैंडल करने से पहले अपने को क्या है कि ग्लव्स चेंज करने होते हैं। दूसरा एक गोल्डन रूल है
कि every 90 minutes in long oncology surgeries gloves should be changed because of microscopic phenol tears it's create. So that's why we have to change our gloves within 90 minutes. और इम्प्लांट हैंडल करने से पहले तो ग्लव चेंज करने ही, तो वो एक सबसे बढ़िया। एक जब भी अपन ट्यूमर रिमूव करते हैं उसके बाद में अपने को वो एंटीबायोटिक या फिर नॉर्मल सलाइन से वॉश करना होता है, जिसके बारे में अभी और बताएंगे। ये 20 मिनट्स का रूल होता है कि अपने को जो इम्प्लांट है वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे खोलना है जब इम्प्लांट को प्लेस करना हो। तो विद इन 20 मिनट्स अपने को ये प्लेस करना होता है, क्योंकि अपन ये मानते हैं जितना ज़्यादा ओटी के एयर के अंदर ये रहेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको कम से कम तो हैंडलिंग करनी है और कम से कम टाइम के लिए इसको एक्सपोजर रखना है। वुंड इरिगेशन एंड डेड स्पेस मैनेजमेंट, तो वॉल्यूम ऑन्कोलॉजी रिसेक्शंस लेवल लार्ज वॉइड्स डेड स्पेस, क्योंकि वो जो वॉन्स होती है वो लार्ज में निकलती है तो उसकी वजह से डेड स्पेस भी खूब सारा इकट्ठा होता है। दूसरा 6 to 9 लीटर अपने को नॉर्मल सलाइन से इसको वॉश करना होता है टिश्यू को। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक बीड्स अपन डाल सकते हैं, सीमेंट डाल सकते हैं और सीमेंट की बीड्स बना करके डाल सकते हैं। सीमेंट को बॉन के अकॉर्डिंग मोल्ड करके डाल सकते हैं, जैसे अपन क्यूरेटा सीमेंटिंग में करते हैं, जहाँ से टिश्यू वो ट्यूमर निकालते हैं उस बॉन की शेप ही दे देते हैं उसको। तो ये एंटीबायोटिक बीड्स के तौर पर काम करती है। सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, द प्लास्टिक सर्जन चेक पॉइंट्स, तो सबसे मेन जो होता है मेटल नीड्स मीट। जो इम्प्लांट होता है, वो जो प्रोस्थेसिस होता है वो कवर्ड होना चाहिए हेल्दी टिश्यू के साथ, वास्कुलर मसल्स के साथ में, जो इन्फेक्शन को रोक सके। तो इम्प्लांट कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है। द मसल फ्लैप, इन मेनी ऑन्कोलॉजी केसेस ए प्लास्टिक सर्जन परफॉर्म ए फ्लैप मूविंग हेल्दी मसल्स टू कवर द इम्प्लांट। और जब भी दो सर्जन एक सर्जरी के लिए इन्वॉल्व होते हैं, दोनों को स्टाइल फील्ड डिफरेंट देना चाहिए, अलग अलग देना चाहिए, और दोनों के इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे कॉमन अपने को यही ध्यान रखना है कि स्टेरिलिटी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट, पेशेंट की ड्रेसिंग 48 आवर्स से पहले अपन चेंज नहीं करेंगे अगर उसके अंदर मैसिव सॉकेज नहीं है। तो हैंड हाइजीनिक, जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग अपन वार्ड के अंदर करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हैंड हाइजीन और प्रॉपर स्टेरिलिटी के द्वारा करनी चाहिए, ग्लव्स वगैरह और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करनी चाहिए, ड्रेसिंग यूज करनी चाहिए, जिससे अपन इन्फेक्शन रेट को सबसे कम कर सके। Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.